Welcome students to this second lecture of the chapter Biotechnology. Today we will be trying to understand and start with the topic that is rDNA technology, which is nothing but gene cloning. So let us try to understand what exactly happens in the process of rDNA technology. Let us start with this. So the topic that we are going to understand today is nothing but rDNA technology, which is alternatively called as gene cloning. Now in the last lecture we had tried to understand something about this process. We'll try to revise that once and then we'll try to understand the further part of the chapter. So yes, let us start with this. That is, the topic that we are starting today is rDNA technology. What exactly happens in this? अब जब भी हम लोग rDNA टेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं तो हमारा बेसिक एम क्या होता है? वी वांट टू ट्रांसफ़र द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म. अब वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका हम लोग ने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में लिया था विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलिन. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वंस अगेन. एक बार फिर हम लोग उस प्रोसेस को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं. सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा विद अ सेल. This is a cell which is called as the donor cell. So हमारे पास एक सेल है जिसको हम लोग कह रहे हैं डोनर सेल. अब ये डोनर सेल हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इसके अंदर कहीं ना कहीं जो DNA है, इसके अंदर का जीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो बेसिकली within the donor cell there will be the presence of DNA, and in that DNA you will have the presence of a specific gene, and that gene is what we are looking for. हम लोग जिस जीन की ट्राई कर रहे हैं आइसोलेट करने के लिए उसको हम लोग कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो कहीं ना कहीं ये डोनर सेल के अंदर ये जो DNA है, इस DNA के अंदर there will be gene of interest. So you have to isolate this. So the first procedure in this process will be isolation. So you will be trying to have the DNA. This DNA will be isolated. So this is your gene of interest. This is the DNA actually, and this DNA will have the presence of gene of interest, which is going to be used in the rDNA technology. Now this DNA has to be transferred into an host. Just imagine if this is an host. The host will have its own DNA. So this is the DNA of the host, and for example we are taking the host to be E. coli. हम लोग यहाँ पे होस्ट को एक बैक्टीरिया की तरह कंसिडर कर रहे हैं. इन दिस केस द बैक्टीरिया दैट वी आर कंसिडरिंग इज नथिंग बट ई कोलाई. व्हाट इज ई कोलाई? इट इज़ नथिंग बट एस्चरेशिया कोलाई. सो बेसिक हमारा एम क्या है? हमको यहाँ से एक जीन लेना है एंड वी हैव टू ट्रांसफ़र दिस जीन इनटू ई कोलाई. कैसे ना कैसे करके उसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र करवाना है. अब इसके पीछे ये सुनने को बहुत सिंपल लगता है दैट यू जस्ट हैव टू ट्रांसफ़र द जीन इनटू ई कोलाई, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल. यू नीड टू ट्रीट दिस DNA. हमको पूरा DNA वहाँ पे सेंड नहीं करना है. वी जस्ट वॉन्ट अ स्पेसिफिक सेगमेंट दैट हैज़ टू बी सेंट इनटू द ई कोलाई, फॉर विच हमको इसको कट करना पड़ेगा. अब ये कट करना, DNA को कट करना, इट साउंड्स वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू कट द DNA इनटू फ्रैगमेंट्स और उसमें से जो फ्रैगमेंट्स चाहिए उसको वहाँ पे सेंड कर दो. बट ये इतना सिंपल है नहीं, बिकॉज DNA इज़ अ मॉलिक्यूल विच इज़ प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस. तो ऑफकोर्स उसका साइज बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है. In order to cut this DNA molecule, you require specific enzymes. हम लोग इस DNA molecule को कट तो करेंगे, लेकिन किसकी मदद से कट करेंगे? We will be using enzyme. और जो enzyme को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, these are called as restriction endonuclease. सो बेसिकली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम लोग इस DNA को यूज़ करना चाहेंगे, पूरा DNA यूज़ नहीं करना है. DNA के कुछ स्पेसिफिक पीसेस होंगे या तो फ्रैगमेंट्स होंगे, उनको यूज़ करना है. बट वो फ्रैगमेंट हमको कैसे मिलेंगे? वी विल गेट दीज फ्रैगमेंट्स बाय कटिंग द DNA. और वो DNA को किसकी मदद से कट किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैसे एंजाइम्स. अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके टाइप्स क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, ऑल दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्दर. बट अभी मैं तुमको बता रहा हूँ व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस. जस्ट इमेजिन ये तुम्हारे पास डिज़ायर्ड जीन आ गया है, या तो दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो तुमको मिला है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. बट ये जीन ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी डायरेक्टली सेपरेटेड. ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में बहुत सारे और भी फ्रैगमेंट्स होंगे.
there will be many fragments of DNA. When you cut the DNA, you'll get many fragments of DNA. इसमें से कहीं ना कहीं एक ऐसा fragment होगा, let us consider this as the gene of interest. इतने सारे fragments में से तुमको एक जीन को isolate करना है जो कि होगा तुम्हारा gene of interest. अब अगेन इट साउंड्स वेरी इजी कि इतने सारे फ्रैगमेंट्स है, यू जस्ट ट्राई टू आइसोलेट जो तुमको चाहिए, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी. इसको सेपरेट करने के लिए देयर इज़ अ स्पेसिफिक टेक्निक दैट इज़ रिक्वायर्ड. आई रिपीट, इन सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स में से जो डीएनए हमको चाहिए उसको सेपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक इन्वॉल्व है, एंड दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आई विल राइट इट ओवर हियर. उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है बाय विच यू कैन एक्चुअली सेपरेट द डीएनए. जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसमें से तुमको जो डीएनए चाहिए उस डीएनए को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे वर्क करता है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है. बट अभी के लिए मैंने तुमको दो चीज़ें बताई है. दैट इज़, पहले हम लोग डीएनए को क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड एज आइसोलेशन. ये जो डोनर सेल में से डीएनए को सेपरेट किया है उसको क्या बुलाएंगे, आइसोलेशन. एक बार आइसोलेशन हो जाएगा तो हम लोग ने डीएनए को पीसेस में कट किया है. व्हेन यू आर ट्राइंग टू कट द डीएनए इनटू पीसेस, दिस इज द सेकंड स्टेप जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन. सो तुमने पहले डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसको पीसेस में कट किया, और ये जो पीसेस में कट कर रहे हो, द प्रोसेस ऑफ कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन. और ये फ्रैगमेंटेशन तुमने कुछ एंजाइम्स की मदद से किया. उन एंजाइम्स को हम लोग क्या बुलाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. आर यू वेरी क्लियर विद दिस? उसके बाद तुमको बहुत सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिले थे. हाउएवर हमको सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं. हमको हमारा स्पेसिफिक डीएनए चाहिए जिसको हम लोग बुला रहे हैं एज द जीन ऑफ इंटरेस्ट. एंड ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको जो हम लोग सेपरेट करने की ट्राई करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज स्क्रीनिंग. ये हो गया तुम्हारा थर्ड स्टेप जिसको हम लोग कहेंगे स्क्रीनिंग. नाउ व्हाट आर यू डूइंग इन स्क्रीनिंग इज, हम लोग इतने सारे फ्रैगमेंट में से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहा है. दैट इज, स्क्रीन का मतलब यही होता है कि तुम्हारे पास व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, व्हेन यू ट्राई टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग. यहाँ पे भी वी आर ट्राइंग टू डू द सेम. You have lot of fragments over here, but we are trying to select the specific DNA fragment. जब वो स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट को सिलेक्ट करते हो तो उस प्रोसेस को बुलाओगे स्क्रीनिंग. और यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आर यू वेरी क्लियर विद दिस? सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन. देयर वर 3 प्रोसेसेस, या तो 3 स्टेप्स अब तक डिस्कस किए हैं. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज आइसोलेशन. मैं स्टेप्स को बॉक्स में डाल देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड एज आइसोलेशन. आइसोलेशन के बाद सेकेंड स्टेप इज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन के बाद थर्ड स्टेप है स्क्रीनिंग. ये सिर्फ स्टेप्स के नाम है. ये स्टेप्स कैसे परफॉर्म करते हैं इसको हम लोग थोड़ा बहुत और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. अब तक के लिए मैंने तुमको सिर्फ टेक्निक्स बताए जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या यूज़ होता है? फ्रैगमेंटेशन के अंदर यूज़ होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. स्क्रीनिंग मेथड के अंदर क्या यूज़ होता है? अ टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसकी मदद से तुम्हारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे. सो यहाँ तक क्लियर है? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्दर प्रोसेसेस. Okay, let us continue understanding the further steps. We have completed 3 steps till now. The first step was isolation. Isolation के बाद second method था fragmentation. Fragmentation के लिए जो method use किया था that was called as restriction, और the enzyme used was restriction endonuclease. And once we were done with this, we had tried to understand उसको screen कैसे करना है. And screen करने का method was nothing but gel electrophoresis. And this is our target. This is our organism जिसके अंदर हमको इसको send करना है या तो ट्रांसफ़र करना है. दैट इज़ नथिंग बट ई कोलाई. सो आई विल जस्ट कीप इट ओवर हियर. फॉर एग्जांपल द बोर्ड इज स्मॉल सो आई एम कीपिंग ओवर हियर. सो ये ई कोलाई है जहाँ पे तुमको इस डिज़ायर्ड जीन को ट्रांसफ़र करना है. जस्ट अ सेकेंड, आई विल मेंशन इट ओवर हियर. सो दिस इज़ आवर टारगेट होस्ट ऑर्गेनिज्म जहाँ पे हमको डिज़ायर्ड जीन ट्रांसफ़र करना है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 स्टेप्स. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल बी डन फर्दर.
यू ऑलरेडी हैव अ डिज़ायर्ड जीन. स्क्रीनिंग की मदद से हमको हमारा डिज़ायर्ड जीन एक्चुअली मिल चुका था बाय द मेथड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जस्ट इमेजिन दिस इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे दैट इज़ होस्ट के अंदर हमको सेंड करना है. Now this cannot be directly sent into the host organism. इसको डायरेक्टली हम वहाँ तक दैट इज़ होस्ट के अंदर डायरेक्टली सेंड नहीं कर पाएंगे. सो इन दिस केस वी विल बी रिक्वायरिंग अ वेक्टर. सो द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द फोर्थ स्टेप इज़ इंट्रोडक्शन. आई वोंट यूज़ द वर्ड इंट्रोडक्शन, हम लोग इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इंसर्शन. सो बेसिकली द फोर्थ स्टेप इज़ इंसर्शन into the vector. अब यहाँ पे क्या होने वाला है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. वी विल टेक अ वेक्टर. अब वेक्टर क्या होगा? वेक्टर का मतलब ही ये होता है कि एनी मॉलिक्यूल दैट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग. सो यहाँ पे द बेसिक आइडिया इज़ हमारा जो वेक्टर होगा ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा who will help us to transfer this DNA that is nothing but our desired gene into the host organism. इसीलिए हम लोग इसको क्या बुला रहे हैं, वेक्टर. Now there are lot of different type of vectors जिसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. For now I am taking a simple example of plasmid. Plasmid बहुत सारे वेक्टर्स में से एक वेक्टर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द डिज़ायर्ड जीन. अब ये वेक्टर या तो जो प्लाज्मिड होगा इट विल बी समवॉट लाइक दिस, that it is a circular double-stranded DNA plasmid molecule. When I want to use this for transferring the desired gene, I actually have to cut a piece of this. ये पूरा DNA molecule है, इसमें से मैं थोड़ा fragment को cut कर दूंगा. Now try to think about this. हम लोग ने previous part में ही understand किया है कि whenever you want to cut the DNA, what is the enzyme used? Yes, the idea is correct जो तुमने अभी बताया. That is nothing but restriction endonuclease. So we will be subjecting restriction endonuclease to this plasmid, जिसके वजह से इसका थोड़ा फ्रैगमेंट कट हो जाएगा, somewhat like this. इतना सा पार्ट फॉर एग्जाम्पल एलिमिनेट हो जाएगा. ये सब क्यों हुआ? बिकॉज हमने उसको किसके साथ ट्रीट किया हुआ है? वी हैव ट्रीटेड दिस विथ नथिंग बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ओके, अब इतना सा फ्रैगमेंट रिमूव हो गया. जितना फ्रैगमेंट रिमूव हुआ है उसमें ऐड हो सकता है हमारा डिज़ायर्ड जीन. लास्ट क्लास में भी हम लोग ने अंडरस्टैंड किया था व्हाट इज़ डिज़ायर्ड जीन. वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जो तुमको होस्ट में सेंड करना है उसको हम लोग बुलाते हैं डिज़ायर्ड जीन, ऑल्सो कॉल्ड एज जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे एंटर होगा? प्लास्मिड के अंदर. जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइट बी इट विल लुक समवॉट लाइक दिस. ये होगा कंप्लीट वेक्टर जिसके अंदर इतना सा फ्रैगमेंट जो होगा दैट विल बी योर डिज़ायर्ड जीन. So now if you look at this part is completely of the vector. जो ये वाला हिस्सा था इसमें तुमने क्या इंसर्ट कर दिया? डिज़ायर्ड जीन. ये जो डिज़ायर्ड जीन था वो यहाँ पे एडअप हो गया. अब ये जो वेक्टर है इसको मैं बुलाऊंगा एज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज RDNA. ये जो वर्ड RDNA आता है इसी से ही आता है. When the vector gets the desired gene, now it is called as the recombinant DNA. अब ये एक ऐसा वेक्टर है जो मेरे desired gene को कैरी कर रहा है. In other words, जहाँ जहाँ पे ये RDNA जाएगा वहाँ पे वो किसको कैरी कर लेगा? desired gene. एंड अल्टीमेट एम हमारा यही है कि इसको हम लोग को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है? होस्ट ऑर्गेनिज्म. दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. सो आई विल रिवाइज द फोर्थ स्टेप अगेन. इट इज़ नथिंग बट इंसर्शन इनटू द वेक्टर. वेक्टर को यूज़ क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज डिज़ायर्ड जीन डायरेक्टली होस्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकता. फॉर विच यू हैव टू यूज़ अ वेक्टर. वॉट इज़ अ वेक्टर? इट इज़ अ DNA molecule which will just try to help you to transfer the DNA or desired gene into the host organism. There are several type of vectors, but the vector there are different uses of vector depending upon हमको किस में कितना ट्रांसफ़र करना है. what is the size of DNA, we will be selecting the vector. अब ये कितने टाइप के वेक्टर्स है, कौन से वेक्टर्स है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन द फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर. फॉर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे एक स्मॉल प्लाज्मिड का एग्जांपल लिया हुआ है. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वेक्टर. ये वेक्टर सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है. सो व्हेन यू यूज़ द प्लाज्मिड बेसिक आइडिया ये है कि इसके अंदर डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करना है बट डायरेक्टली तो ऐड नहीं होगा. फॉर विच यू हैव टू फर्स्ट कट द DNA. फॉर कटिंग द DNA अगेन द एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. थोड़ा सा फ्रैगमेंट रिमूव हो जाएगा.
जितना रीजन रिमूव हुआ है उतने के अंदर तुम किसको ऐड कर लोगे, डिज़ायर्ड जीन। एक बार डिज़ायर्ड जीन ऐड हो जाएगा तो नाउ इट विल लुक लाइक दिस, यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, दिस वाज जस्ट द वेक्टर, दिस इज वेक्टर कैरिंग माय डिज़ायर्ड जीन। और ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं जो डिज़ायर्ड जीन को कैरी करते हैं इसको हम लोग बुलाते हैं RDNA, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, जहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट। और फिर नाउ दिस वेक्टर इज रेडी टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट, which will be my fifth step. So what is the fifth step? I'll just write it over here. It is nothing but introduction into the host. ये जो हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोड्यूस किया है या तो डेवलप किया है, इट विल बी सेंट इनटू द होस्ट. वंस इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट, it will look somewhat like this. Are you able to imagine this? So मेरा वेक्टर तो यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है, लेकिन वेक्टर के साथ में मैंने क्या सेंड कर दिया है, डिज़ायर्ड जीन, ऐसा जीन जो ई कोलाई के पास शायद अभी तक था ही नहीं. सो आई हैव ट्राइड टू सेंड अ वेक्टर inside which is carrying my desired gene, जिसके वजह से now the host organism has my desired gene. अब ये desired gene अपने आप को express करेगा. I repeat myself again, ये जो डिज़ायर्ड जीन तुमने अंदर ऐड किया है, दिस विल ट्राई टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. अब वो कैसे एक्सप्रेस करेगा और उसका एडवांटेज क्या होगा, विल अंडरस्टैंड फर्दर. बट फॉर नाउ वी आर रिवाइजिंग द फोर्थ एंड द फिफ्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज इंसर्शन इनटू द वेक्टर एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इंट्रोडक्शन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये जो डिज़ायर्ड जीन है इसको तुम किसके अंदर इंसर्ट करोगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. उसके बाद वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. अब वो कैसे एक्सप्रेस करेगा और उसका एडवांटेज क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. So this is what we have understood till now. So we have completed 4 points. The fourth one was insertion. Fifth one is introduction into the host. Now we are coming to the final point, जिसके वजह से हम पूरा experimentation perform कर रहे हैं. Just a second. Okay, so till now the diagram was somewhat like this. That is, for example, this is your host organism. ये host organism का खुद का DNA, और ये जो तुमने वेक्टर अंदर इंसर्ट किया था, this vector will be containing your desired gene. This is what we had seen in the last time, right? Now what will be the next step will be, there will be expression. अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब होता है, या तो यहाँ पे जिसका एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ नथिंग बट जीन. सो बेसिकली देयर विल बी एक्सप्रेशन ऑफ जीन. Now how do genes express themselves? We'll be understanding this part in one of the chapters, that is central dogma, the second chapter of your syllabus, in which we'll be focusing on what exactly is the central dogma of protein synthesis. ये तुमने 10th standard के paper 2 के first chapter के first page में पढ़ा हुआ है. This is called as central dogma of protein synthesis, wherein you had tried to understand कि जो तुम्हारा DNA molecule होता है, this DNA molecule actually contains some segments which are called as genes, right? These genes will be converted or transcribed into mRNA molecules or RNA molecules by one of the processes जो शायद तुमने guess कर लिया होगा. It is nothing but transcription. This mRNA molecule will further be converted into proteins. Yes, यहाँ पे भी एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. सो द बेसिक आइडिया इज DNA, जिसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हम लोग बुला रहे हैं जीन्स, इन जीन्स का होगा ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन की वजह से दे विल बी कन्वर्टेड इनटू mRNA molecules. These mRNA molecules will be finally converted into proteins by a process called as translation. So the basic idea is जीन अपने आप को जब भी एक्सप्रेस करेगा वो फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन्स के अंदर. नाउ ट्राई टू अप्लाई द सेम लॉजिक इनटू दिस. तुमने डिज़ायर्ड जीन को तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, यही जो डिज़ायर्ड जीन है वो अपने आप को ट्रांसक्राइब करेगा. जैसे ही ट्रांसक्राइब करेगा उस डिज़ायर्ड जीन का बनेगा डिज़ायर्ड mRNA.
उसी डिज़ायर्ड mRNA का फिर आगे जाके होगा ट्रांसलेशन, जिसकी मदद से बनेंगे प्रोटीन्स, बट दिस विल बी डिज़ायर्ड प्रोटीन्स। अगर तुमको ये पूरा सिनेरियो समझ रहा है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ दिस होल प्रोसेस। सो आइडिया ऐसा कहता है कि मैंने जो भी जीन यहाँ पे इंसर्ट किया है उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और फाइनली उसके वजह से उसके प्रोटीन्स बनेंगे। जस्ट इमेजिन अगर ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट या तो डिज़ायर्ड जीन, इफ़ इट इज़ इंसुलिन जीन, तो इंसुलिन जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेगा इंसुलिन mRNA। इंसुलिन mRNA का जब ट्रांसलेशन होगा तो बनेगा इंसुलिन प्रोटीन। नाउ जस्ट इमेजिन हाउ वंडरफुल दिस इज। यू आर टेकिंग अ बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई, और ई कोलाई के अंदर यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द सर्कमस्टांसेस या तो कंडीशंस, और उससे मजबूरी में क्या बनवा रहे हो, इंसुलिन प्रोटीन। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज अनदर एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग दिस ई कोलाई एज अ होस्ट। सो ये जो होस्ट है इसको हम लोग कहते हैं ई कोलाई। दिस इज़ वन ऑफ द होस्ट, ऐसे बहुत सारे होस्ट अवेलेबल है। सो द बेसिक आइडिया इज यू आर कन्वर्टिंग द जीन इनटू प्रोटीन, राइट? ओके, अगर मैंने ऐड किया है एग्जाम्पल इंसुलिन जीन, मेरे को मिलेगा इंसुलिन प्रोटीन, राइट? व्हाट आई विल डू इज आई विल अलाउ दिस टू मल्टीप्लाई। एक बैक्टीरिया जैसे ही डिवाइड होगा, दिस इज अ यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। Once it will divide into 2 cells or 2 organisms. Just try to think about this. जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा, मेरा वेक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर वापस इंसुलिन बनेगा। डू यू थिंक ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप होगा? द आंसर इज नो। इट विल डिवाइड फर्दर, इट विल फॉर्म न्यू सेल्स। न्यू सेल्स के अंदर भी डिजायर्ड जीन होगा। The other one that divides also will have the same condition. I'm roughly drawing this up. So basically this is what is going to happen. तुम जितनी भी बार इसको अलाउ करोगे डिवाइड करने के लिए, हर एक नए सेल के अंदर होगा तुम्हारा डिज़ायर्ड जीन, और जो अपने आप को ट्रांसलेट करके प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेगा। इन अदर वर्ड्स, ऑल दीज सेल्स विल बी फॉर्मिंग प्रोटीन फॉर मी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? सो हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसका यही कंक्लूजन है कि ये पूरे प्रोसेसेस को हम लोग मैनिपुलेट करके हर एक सेल में से प्रोटीन सिंथेसाइज करवा सकते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द होल प्रोसेस। आर यू वेरी क्लियर विद दिस? However, the main principle behind this is that the gene expresses itself. How does it express itself? With the help of transcription and translation. And yes, why are we selecting organisms like E. coli? Because organisms like E. coli have a generation time. I repeat, organisms like E. coli have a generation time of approximately 20 minutes. इसका मतलब वो लोग नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट हो सकते हैं विद इन 20 मिनट्स। नाउ जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दिस। इट इज़ अ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एज सुन एज इट ट्राइज टू डिवाइड इटसेल्फ, इट्स पॉपुलेशन डबल्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट में हम लोग ने एक ऑर्गेनिज्म लिया था, एक ऑर्गेनिज्म जैसे ही डिवाइड हो गया 2 सेल्स में डिवाइड होगा। इन अदर वर्ड्स यू गेट 2 ई कोलाई, पॉपुलेशन डबल हो गया। इसको यहाँ से यहाँ, दैट इज़ एक सेल से 2 सेल बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट 20 मिनट्स में यू गेट 4 सेल्स, नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर यू विल गेट 8 सेल्स एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस? जस्ट इमेजिन, अगर तुम 24 आवर्स या तो फ्यू आवर्स के लिए इसको प्रोसेस को रन करोगे, यू विल गेट मिलियंस टू बिलियंस ऑफ सेल। एंड व्हाट आर दीज मिलियंस टू बिलियंस ऑफ सेल डूइंग फॉर अस? दे आर ट्राइंग टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। जो भी डिज़ायर्ड जीन तुमने उसके अंदर इंसर्ट किया है वो उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है। सो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन वी कैन मेक बाय दिस? ईच एंड एवरी सेल इज प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, एंड आई एम सेइंग दैट विद इन फ्यू आवर्स, दैट इज 24 to 48 hours, you get billions of cells. So in other words, you will get billions of molecules of that product. It can be insulin protein, it can be any other protein. So the logic is very simple. Gene
gene will be converted into protein, and this is what you will get from this technique, which is called as rDNA technology. Now I'll try to summarize all the 5 to 6 points that are involved over here, along with what are the requirements for the same, because this is what we are going to understand in today's lecture, that is the requirements for gene cloning or rDNA technology. But before understanding that, you first need to understand this process clearly. जब तक ये पूरा प्रोसेस क्लियर नहीं होता, इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ के कोई मतलब नहीं है. So let us try to understand what are the requirements. Before that, I'll just try to summarize the points. Yes. So we'll try to summarize this. Just a second. Think of the different proteins you can synthesize by this. कौन से proteins इनसे synthesize करवाना चाहिए? There are many of the immune molecules which are proteinaceous in nature. We can synthesize those immune molecules also with the help of such a system. So what were the steps? First step, if you have guessed it, it is nothing but isolation. एक डोनर सेल था जिसमें से डीएनए को आइसोलेट किया. सेकेंड स्टेप वॉज नथिंग बट फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन इज नथिंग बट कटिंग द होल डीएनए इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. आई रिपीट, फ्रैगमेंटेशन के अंदर डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे. येस, थिंक अबाउट दिस. हम लोग किसकी मदद से कट करेंगे? इफ़ योर आंसर इज दिस, यू आर वेरी करेक्ट. द आंसर इज नथिंग बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. ये तुमको याद रखना ही रखना है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन डिटेल ऑल्सो. थर्ड स्टेप वॉज नथिंग बट स्क्रीनिंग. येस, एंड वी कैरिड आउट स्क्रीनिंग बाय अ मेथड विच वॉज कॉल्ड एज, ट्राई टू थिंक अबाउट दिस. येस, अगर तुम्हारा आंसर ये है तो इट इज़ करेक्ट. द मेथड इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, एक बार स्क्रीनिंग हो जाए. स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग ने क्या किया था? वी आर ट्राइड टू गेट लॉट ऑफ डीएनए. दैट इज व्हेन यू ट्राई टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यू विल गेट many स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. हाउएवर उसमें से हमको हमारा डिज़ायर्ड जीन आइसोलेट या तो फाइंड आउट करना था. वो जो फाइंड आउट करने का प्रोसेस है उसको कहेंगे स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग कौन से मेथड से करोगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. दैट इज़ वेरी करेक्ट. वंस यू गेट द डिज़ायर्ड जीन, उसको कहाँ पे सेंड करना था? होस्ट के अंदर. लेकिन वो डायरेक्टली तो हो नहीं सकता, इसीलिए द फोर्थ थिंग वाज इंसर्शन इनटू वेक्टर. इफ़ यू रिमेंबर, वी हैड टेकन अ वेक्टर, वी हैड ट्राई टू कट इट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. एक बार वो कट हो गया, उसके बाद हम लोग ने उसके अंदर डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट किया था. द एग्जाम्पल ऑफ द वेक्टर, हम लोग ने कौन सा वेक्टर यूज़ किया था? मैंने कहा था इट इज़ अ सिंपल वेक्टर. इट इज़ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. अगर तुम्हारा आंसर ये है तो इट इज़ करेक्ट. इट इज़ नथिंग बट प्लाज्मिड. आर यू वेरी क्लियर विद दिस? ओके, अब ये जब प्लाज्मिड के अंदर एंटर हो जाता था, उसके बाद इट वॉज लुकिंग समवॉट लाइक दिस. दिस वॉज योर डीएनए. अलॉन्ग विद दिस, इसके अंदर था तुम्हारा डिज़ायर्ड जीन. यहाँ पे कुछ तो होगा तुम्हारा डिज़ायर्ड जीन. Now this will be inserted or introduced into the host. So your fifth point was introduction into host organism. अब host organism जो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया था specifically was a bacteria which was unicellular, and apart from that it was nothing but prokaryotic, and it was nothing but E. coli, also called as Escherichia coli, which has a generation time or a multiplication time of only 20 minutes. After that, the last point over here was expression. एक्सप्रेशन के अंदर जो जीन्स होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. एंड हाउ डू जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स? बाय दैट सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेसेस.
First they will try to undergo transcription के बाद translation. And what was the principle? Gene will be first converted into mRNA. That mRNA will be then converted into protein, and this is called as the central dogma of protein synthesis. और यही वो तरीका है जिसकी मदद से genes अपने आप को express करते हैं. That is nothing but expression over here. So this will be done with two processes, that is transcription and translation. किसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा? जीन का. और लास्ट प्रोसेस यू कैन ऐड अप इज देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. वी स्टार्टेड विद वन ऑर्गेनिज्म. ई कोलाई जैसे ऑर्गेनिज्म जैसे मल्टीप्लाई होंगे उनका नंबर या तो पॉपुलेशन डबल होते जाएगा, और जितने नए नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स विल हैव अवर डिज़ायर्ड जीन बाय विच दे विल बी प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड प्रोटीन्स फॉर अस. सो दीज आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन आर DNA टेक्नोलॉजी. हमारा पूरा चैप्टर मेनली इस पे ही बेस्ड है, बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड आर DNA टेक्नोलॉजी ओनली देन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया. हाउएवर व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारे दिमाग में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? वो DNA को स्पेसिफिकली कैसे कट करता है? हमको हमारा डिज़ायर्ड जीन कैसे मिलता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास इतने सारे फ्रैगमेंट्स है, उसमें से तुम आइसोलेट कैसे करते हो? बोलने को बहुत सिंपल है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से यू गेट द डिज़ायर्ड जीन, बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल? फॉर विच वी विल बी ट्राइंग टू डिस्कस टुडेज टॉपिक, दैट इज़ रिक्वायरमेंट्स फॉर योर होल प्रोसेस ऑफ आर DNA टेक्नोलॉजी. मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स सो दैट यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली. So what we are starting with is requirements for our DNA technology. For the whole process to be carried out in a systematic and in proper manner, we require two important ingredients or two important components for the working. The first one is nothing but these are instruments, or they can be called as devices, or I call them as techniques. So these are the things that you require. पहले तो instruments, device या तो techniques होने चाहिए. And apart from this, the other thing that you require is nothing but enzymes. Not exactly enzymes, you can call these as biological molecules. I'll put this as. Let us try to understand this. Instruments and devices के अंदर we'll be talking in great detail two different type of techniques. दो techniques को थोड़ा detail में understand करेंगे. There are a lot of principles involved, but for specifically our DNA technology, two of the techniques are very important. Out of them, one we have already heard about, that is nothing but gel electrophoresis, and the second one is PCR. We have to understand in detail, we will understand in detail but a bit later, but उनका नाम याद रख लो. The first one is gel electrophoresis, the other one is PCR technique. Biological molecules या तो biological entities के अंदर we have to, or we require three things. I'll just put it over here, first, second and the third. The first thing that you require is nothing but enzymes. Different type of enzymes are involved in the process, like your restriction enzymes, ligase molecules, etc, etc. We will be trying to understand some of these enzymes in a bit of detail. Apart from this, the second thing that you require very specifically over here is cloning vector, and the last thing that you require over here is nothing but competent host.
एंजाइम्स हम लोग ने बात किया, क्लोनिंग वेक्टर्स एज वी ऑलरेडी नो, वेक्टर इज द वन दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग. विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर्स. वन ऑफ देम ऑफ कोर्स विल बी प्लास्मिड एंड देयर आर अदर वेक्टर्स आल्सो. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. And apart from this, the last thing that you require is a competent host. Host can be any organism in which you can transfer, but उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए, कुछ कंडीशंस होने चाहिए, और अगर नहीं है we will try to make it competent enough. For example, if I select a host जिसके अंदर मेरे को ट्रांसफ़र करना है, but there are some limitations or some problems associated with that host, so I have to bring about some changes. और उन changes की मदद से जब मैं उस normal host को एक suitable host में convert करता हूँ, I will call that suitable host as the competent host. Are you able to understand this? So these are the requirements that we are going to understand in great amount of detail in the further lectures. For now, today we are starting with one of the techniques that we have to understand, that is nothing but gel electrophoresis. Clear till here? Just make a note of these processes quickly. We'll take this into two fragments. The first one is the instruments. Once done with that completely, we'll start with the other part, that is biological molecules involved. Okay, let's start with this. So the first thing that you require is nothing but the molecules. Just a second. Okay. So the first thing that we are talking about is instruments and devices. Now what is the aim, or why are we using this? Mainly because, so it is used mainly for two things. I repeat, instruments और devices को हम लोग क्यों use कर रहे हैं यहाँ पे? Mainly for two things. What are these two things? The first is for their isolation. The second thing is their characterization. So basically हम लोग को उसको isolate करना है, या तो उसको for example separate करना है, and then we are trying to undergo characterization. अब separation या तो isolation का meaning तुमको पता है. For example, when I am talking about DNA, तो DNA को मेरे को पहले isolate करना पड़ेगा. That is nothing but isolation or separation. Once that is done, I have to understand the nature of that molecule. So जब भी तुम किसी molecule का nature understand करते हो, उसके properties को understand करते हो, it is nothing but characterization. अब ये दोनों करने के लिए there are different methods available. For example, when I talk about this, that is when I talk about this isolation or separation, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं. बट बिफोर दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर गेटिंग सेपरेटेड, या तो जिसके कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मोस्टली दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स. yes, so these are mostly the macromolecules. Macromolecules that we have discussed are like, so there are the examples of macromolecules like DNA, RNA and proteins. So these are the examples of macromolecules जिसका हम लोग करने वाले हैं isolation, separation along with characterization. As I already mentioned, what is isolation, separation? The cell में से जब उसको remove करते हैं या तो separate करेंगे, that is isolation. Once the isolation is done, the next process is characterization. I again repeat, characterization is nothing but understanding the properties of the molecules. तो वो molecules के जो भी properties होंगे, जो भी उसके physical attributes होंगे, chemical attributes होंगे, जब उसको understand करते तो हम उसको क्या बुलाते हैं? Characterization. अब ये characterization किनका होने वाला है? Macromolecules. Macromolecules like DNA, RNA and proteins. So whenever we want to isolate the DNA, तो हम लोग इन्हीं devices और इन्हीं instruments के बारे में बात करेंगे और इनको use करेंगे. And you already know what are macromolecules. The molecules which are having larger size with respect to its nature and the molecular weight will be referred to as the macromolecules. ठीक है? इसके अंदर we will be trying to understand different techniques. Let us understand that. I'll first try to erase this.
बहुत बहुत सस्ते। Okay, let us try to understand the basic principle involved in this. So basically all the different separation techniques, so I'll write separation techniques are based on a principle. अब वो प्रिंसिपल कैसे डिफाइन करता है या तो कैसे हेल्प करता है इन आइसोलेशन, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली द प्रिंसिपल इज all the different molecules, I repeat, all the different molecules are of different size. Yes, and due to this different size, what will happen is different size molecules will have different molecular weight. Yes, so what is the point is, the principle is the different molecules, यानी जो DNA molecule है, RNA molecule है, protein molecule है, all these molecules will be different in size, and this different size molecules will of course have different molecular weight, and depending upon this different molecular weight of these molecules हम लोग इनको separate करने की try करेंगे. So with the help of different molecular weight we will try to separate the molecules. अब यही प्रिंसिपल या तो यही लॉजिक कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टेक्निक्स. आई रिपीट माई सेल्फ अगैन. सो ऑल द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक DNA, RNA, प्रोटीन, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. फॉर एग्जाम्पल जब मैं DNA को आइसोलेट करता हूँ, जैसे कि हम लोग डिज़ायर्ड जीन को आइसोलेट करने की ट्राई करते हैं, तो हम लोग ने उसको किससे कट किया था? येस, एंजाइम जो यूज़ होता है कट करने के लिए DNA के फ्रैगमेंट्स को, इट इज़ नथिंग बट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. To be specific, it is nothing but restriction endonuclease. So जब भी when you try to cut the DNA with the help of restriction endonuclease, तुमको different size के molecules मिलेंगे. Can you imagine this? For example, अगर ये एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ DNA मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैंने इतना ही ड्रॉ किया, बट जस्ट इमेजिन इट इज़ मच मोर इन लेंथ. सो उसके अलग अलग साइजेस के फ्रैगमेंट्स बनेंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़े होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. All these different molecules are of different size. Able to understand what I mean by the word different size? So this was the DNA molecule. We have used the enzyme restriction endonuclease or restriction enzyme. This will cut DNA into many different small pieces. This is leading to this point, that is different sizes के molecules produce होंगे. This is not only true for DNA, but it is also true for proteins, RNA and other molecules. And all these molecules, this is for example molecule number 1, molecule number 2, 3, 4, 5, 6, 7, so on. जितने भी मॉलिक्यूल्स डेवलप होंगे ये सारे के सारे डिफरेंट साइज़ के होने के वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा. और यही प्रिंसिपल को यूज़ करके बहुत सारे टेक्निक्स बनाए गए हैं जो DNA मॉलिक्यूल्स या तो प्रोटीन या तो RNA को सेपरेट करने में हेल्प करेंगे. हम लोग इनमें से कुछ प्रोसेसेस या तो कुछ टेक्निक्स के नाम देखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द प्रोसेस इन डिटेल. टू बी स्पेसिफिक हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, बट बेसिक प्रिंसिपल याद रखो, इट इज़ वेरी सिंपल. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट साइज के वजह से डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, और डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के वजह से वी आर एबल टू सेपरेट देम. एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने DNA का दिया है. DNA का एक लॉन्ग स्ट्रेच लिया है, इसको हम लोग किससे डाइजेस्ट या तो किससे फ्रैगमेंट कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. व्हेन यू आर कटिंग दिस विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यू गेट लॉट ऑफ फ्रैगमेंट्स. जितने भी अलग अलग फ्रैगमेंट्स डेवलप कर रहे हैं सबका साइज़ डिफरेंट है. साइज़ डिफरेंट होने की वजह से उनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा, और यही हमारा एक बेसिस प्रिंसिपल डेवलप करेगा जिसकी मदद से वी विल ट्राई टू सेपरेट ऑल द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA in this case. So are you able to understand this basic principles? After this we will try to understand what are the different techniques involved in the same. Take a note of this quickly.
So you have several techniques for the separation of the macromolecules. One of them is gel permeation. The other is ion exchange chromatography. So this first technique was gel permeation, second is ion exchange chromatography, the third is mass spectroscopy, and the last, which we are going to understand in a bit of detail, is nothing but electrophoresis. So all of these techniques, if you look at this gel permeation, we will be using gels out of a material which will allow or which will permit the different molecules to pass through it. The second is ion exchange chromatography. So basically it is a chromatography principle which is used to separate the biomolecules. जितने भी biomolecules होते हैं जैसे कि proteins, RNA हो गया, DNA हो गया, इन molecules को हम लोग separate करेंगे किसकी मदद से? chromatography. But this is done on ion exchange principle. Apart from this, there is mass spectroscopy, and the last is electrophoresis. In all these techniques, all the four techniques, the basic principle is same. मॉलिक्यूल जितने बड़े होंगे या तो मॉलिक्यूल जितने छोटे होंगे उनका सेग्रीगेशन होगा या तो सेपरेशन होगा, और डिपेंडिंग अपॉन वो लोग का साइज़ क्या है वी विल बी ट्राइंग टू सेपरेट देम और आइसोलेट देम डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिकुलर वेट. फॉर एग्जाम्पल जेल परमिएशन में भी यही किया जाता है. एक मैट्रिक्स होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ जेल ऑन टू विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर मेड टू रन थ्रू इट, एंड डिपेंडिंग अपॉन मॉलिकुलर वेट वो लोग सेपरेट होते जाएंगे. हैवियर मॉलिक्यूल एक साइड पे होंगे, लाइटर मॉलिक्यूल्स दूसरी जगह पे होंगे, और ऐसे करके ग्रेडियंट पैटर्न डेवलप होगा. एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल बी एबल टू आइसोलेट हमको जो मॉलिक्यूल चाहिए ऑफ स्पेसिफिक साइज. The same principle can be applied for chromatography as well. Chromatographic plates आते हैं या तो layers आते हैं जहाँ पे हम लोग molecules को run करते हैं, और molecules जब eluent या तो dyes के अंदर run करते हैं buffer solutions के अंदर, तो depending upon उनका जो molecular weight होगा वो लोग separate होते जाएंगे. This all together एक बड़ा branch है in which we have to understand all the instrumentation, but हम लोग just एक overview ले रहे हैं कि ये सब नाम तुमको at least पता होने चाहिए. These are the different techniques by which you can separate the biomolecules like DNA, RNA, protein, carbohydrates, etc. etc. So वो principle basically याद रखो. ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? All this is coming under instrumentation and devices which will be helping us in the process of our DNA technology. However, जो टेक्निक हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं that is nothing but electrophoresis. So just make a note of this before we start understanding the process of electrophoresis. So the technique that we are going to understand in detail is nothing but electrophoresis. So what we are understanding is electrophoresis. Electrophoresis is a method of separation of charged molecules on gel medium. So basically यहाँ पे we will be trying to charge the molecules. So जो charged particles होंगे या तो charged molecules होंगे we will try to separate them on a gel medium. The principle is very simple and logical. Basically यहाँ पे we'll first take the example of DNA to understand the process. So basically what will happen with respect to DNA is first I'll write this, then I'll explain you.
Okay, now this one statement actually gives you the overall idea about the whole process. Let us try to understand that statement directly. So the statement is DNA molecules are negatively charged molecules which move towards the anode. Now we need to understand this more specifically. The first thing we have to understand is यहाँ पे हम लोग कौन से मॉलिक्यूल को आइसोलेट करने की ट्राई कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू आइसोलेट अ मॉलिक्यूल दैट इज़ नथिंग बट डीएनए, दैट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. और हम कह रहे हैं ये मॉलिक्यूल is charged. We are saying that this molecule is charged, and what is the charge on DNA? DNA is negatively charged. Now this is very important and you should know this very properly. The DNA molecules are completely negatively charged. अब ये negatively charged क्यों है? We have to understand this, and we will understand this in the second chapter of your syllabus, that is molecular basis of inheritance, या तो तुम्हारा DNA वाला chapter, in which we'll try to understand the structure of DNA and we'll try to understand the internal organization due to which you can understand why it is negatively charged. But for now इतना याद रखो that DNA is negatively charged. Now just think about this. अगर DNA negatively charged है, just imagine this. I have a plate sort of a structure. यहाँ पे मैंने DNA को load किया है. I've loaded the DNA at this region and I'm keeping the electrode at this end as the positive electrode. For example, अगर मैंने यहाँ पे positive electrode रखा हुआ है, I'll just draw it out. Just try to imagine this out. Okay. If I load the DNA sample over here, यहाँ पे मैंने DNA को load किया है. For example, this is the DNA and we have said that DNA is negatively charged. So this DNA molecule has been loaded at this end. तो यहाँ पे हम लोग जो electrode रखेंगे that will be negatively charged. And on to the other end we will have the positively charged electrode that is nothing but anode. सो बट ऑब्वियस है जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट करोगे या तो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करोगे, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड. Are you very clear with this? The principle is very simple. The negatively charged molecules of DNA will start moving towards the positive electrode. और positive electrode हम लोग ने उसके exact opposite end पे रखा है. इसके वजह से क्या होगा? All the different molecules of DNA will start moving towards that direction. However, ये जो मूवमेंट है डीएनए मॉलिक्यूल्स का, ये डिपेंड होगा उसके मॉलिक्यूलर साइज़ पे. जिस डीएनए मॉलिक्यूल का साइज़ जितना कम होगा उतना वो फॉरवर्ड फास्ट मूव होगा. वेर एज द मॉलिक्यूल्स विच आर लार्जर इन साइज विल लैग बिहाइंड, या तो पीछे रह जाएंगे. एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल गेट अ फ्रैगमेंट या तो एक बैंड पैटर्न मिलेगा. Some molecules might have run this much, some molecules over here, some molecules over here, etc. etc. एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि उनका मॉलिकुलर वेट कितना है, या तो उसका रफ एस्टिमेट आएगा. एंड बाय दिस यू कैन एक्चुअली आइसोलेट द डीएनए मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ इट. सो एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन. सो वी आर, यही एक स्टेटमेंट पे पूरा प्रिंसिपल तुम समझ सकते हो. डीएनए मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को जब तुम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ओवर हियर इज नथिंग बट द एनोड विच इज ओवर हियर. सो डीएनए मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड and these negatively charged molecules will move towards the anode. However, जब वो move करेगा तो साथ में move करेंगे? The answer is no. उनका जो movement है that will completely be dependent upon their size, और size के वजह से क्या change होगा? Molecular weight. And that is the reason you will try to separate the DNA fragments with respect to their size. Are you very clear with this? I'll give you a short trick by which you can understand this in a easier way. Just make a note of this first. I'll give you an easy way of remembering this. Okay, let us understand the principle by which you can remember this easily. Just remember this word that is nothing but DNA. अब ये DNA को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते, तुमको ऑलरेडी DNA का डेफिनेशन पता है, बट यहाँ पे हम लोग DNA को अंडरस्टैंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफोरेसिस. एंड व्हाट इज दिस? यहाँ पे D स्टैंड्स फॉर DNA, N स्टैंड्स फॉर इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड.
कई बार ये कन्फ्यूजन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डीएनए कहाँ पे मूव होता है, डीएनए का चार्ज क्या है, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होता है. सो यू कैन रिमेंबर दिस विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल डेफिनेशन, और या तो फुल फॉर्म इसको कह सकते हो. डी ओवर हियर आई एम सेइंग दैट इट स्टैंड्स फॉर डीएनए. एन मैं कह रहा हूँ इट स्टैंड्स फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड. और वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, एनोड. इतना याद एटलीस्ट रख पाओगे दैट द नेगेटिवली चार्ज, दैट इज डीएनए मॉलिक्यूल विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, एनोड. दैट्स इट. अगर इतना भी याद है, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रोसेसेस, बट इतना तुमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. So in today's lecture, what have we understood? We have tried to understand different type of processes या तो devices used in the process. At the initial part of the lecture हम लोग ने पूरा एक बार RDNA technology understand किया था. उसके बाद we tried to understand the instrument and devices that are used, जिसमें हम लोग ने बात किया है specifically about electrophoresis. In the continuing part, that is in the next lecture, we will understand about the practical usage of electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट. उसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट करते हैं फॉर RDNA टेक्नोलॉजी, दैट इज़ व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास. यस, थैंक यू.